हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का न्यूमेरिकल और पेडागॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप शिक्षक भर्ती हो, सहायक शिक्षक भर्ती हो, सीजी टेट हो, सी टेट हो, कोई सभी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा इसको मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ अगर आपको मैथ्स को पूरा डिटेल में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारा मैथ्स का प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा। आप वहाँ से जा कर के हर एक टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या दिया है। यदि 18:13.5 समानुपात 16:1 है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए आपका ये ऑप्शन भी दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। मैंने आपको अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। इसी के साथ ये अनुपात और ये समानुपात होता क्या है, इस सभी को मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है। तो फिर चलिए इसको हम थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है। 18:13.5, इसको हम और किस रूप से लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 18/13.5। अब देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनुपात का मतलब होता है बटा। अब समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है। अब देखिए समानुपात के बाद क्या दिया है, 16:1, मतलब ये क्या हो जाएगा 16/x। और हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसी x की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 18 × x बराबर 16 × 13.5। अब यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू निकालना हो तो x को हमें अकेले रखना पड़ेगा, x के साथ जो भी वैल्यू रहेगा उसको हमें इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो देखिए इधर क्या बच गया, ये बच गया 16 × 13.5 और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों 18, क्योंकि 18 इसके साथ गुणा है, वो इधर आकर के भाग हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सीधा सीधा कटा देना है, या फिर आप चाहो तो इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसको मैं एक स्टेप और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ से। तो देखिए इसको मैं एक स्टेप और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा दोस्तों x बराबर 16 गुणित, अब देखिए 35.5 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 135 बटे में क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव की जगह में 1, उसके बाद एक संख्या है तो 1 0, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 10, और नीचे में पहले से क्या है, पहले से है ये 18। तो ये हो जाएगा हमारा 16 गुणित 135 बटे 10 गुणित 18। अब यहाँ पर जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 दूने 18, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9 × 9 कितना बचा, 4 बचा, ये हो गया 45, और ये 9 × 5 = 45, मतलब ये 15 बार में जाएगा, 15 × 9 = 135। अब देखिए ये हमारा फिर कितने बार में जाएगा, 2 × 2 2 × 8 = 16। देखिए जब भी आप कटाते हो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप उसको बिल्कुल ध्यान से कटाइएगा, क्योंकि यहाँ पर सिली मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ये ऊपर में हमें मिल गया, उसको हम एक बार लिख लेते हैं। ये मिल गया हमें 8 × 15, और नीचे में क्या बच गया, ये हमारा बच गया दोस्तों 10। अगर ये और कटेगा तो इसको हम और कटा देते हैं। देखिए ये कितने बार में जाएगा, 5 × 15, और ये 5 दूने 10। ठीक उसी प्रकार ये 2 × 2 2 × 4 = 8। तो x का मान हमें क्या मिल गया दोस्तों, 4 × 3 = 12, x का मान हमें मिल गया 12, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। आपका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड में। देखिए इस प्रकार से कभी भी क्वेश्चन आता है तो हमें अनुपात का मतलब पता होना चाहिए। अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बटा। समानुपात का मतलब हमें पता होना चाहिए। समानुपात का मतलब होता है दोस्तों बराबर। उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है। इस स्टेप के बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमें ऊपर से नीचे को कटाना होता है। ठीक है। अब आप इसको जितना फास्ट कर सकते हो उतना ही जल्दी ये क्वेश्चन बनेगा। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। यदि 27 के घात m बराबर 81 के घात n
तब एम स्क्वायर अपॉन एम एन या फिर एम स्क्वायर अनुपात एम एन का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो तो ये हमारा घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ आपके समझने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये हमें दिया दोस्तों 27 के पावर में, ये हमें दिया है एन, ये बराबर में, उसके बाद क्या दिया है 81 के पावर में एन। देखिए कभी भी इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दिया हो तो या तो हम घातों को समान करने की कोशिश करेंगे या तो हम आधार को समान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर अगर घात समान हो रहा हो तो हम घातों को समान करेंगे या फिर आधार समान हो रहा हो तो हम आधार को समान करेंगे, तभी हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए घात में ये तो एम है और ये एन है, तो एम और एन तो आपस में समान होगा नहीं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हमें आधार को समान करना है। अब देखिए आधार को हम समान कैसे करेंगे, 27 के घात एम है मतलब ये 27 है, तो 27 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 3 के घात 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 के घात 3। ठीक है, क्योंकि 3 का 3 बार गुणा करने पर ये हमें मिलता है 27। अब पूरे के घात में क्या है, पूरे के घात में पहले से हमारा एम है। ठीक उसी प्रकार 81 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 के घात 4, 81 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 3 के घात 4, और ये इसके पावर में क्या हो जाएगा एन, क्योंकि अगर मैं 3 का 4 बार गुणा करूँ, देखिए 3 का अगर मैं 4 बार गुणा करता हूँ तो ये 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 निया कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 निया हो जाएगा 81। तो 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 के घात 4। अब यहाँ पर देखिए आधार आपको थोड़ा बहुत समान समान दिख रहा होगा, ये भी आधार में 3 है, ये भी आधार में 3 है। तो चलिए हम आधार को समान करने के लिए एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 3 के घात 3 और पूरे के घात एम। तो एक फार्मूला आपने घातांक के नियम में पढ़ा ही होगा दोस्तों, ए का घात एम और ये पूरे का घात एन अगर दिया हो तब के कंडीशन में क्या हो जाता है, ए का घात एम इंटू एन। ठीक है, घात के और घात के रूप में हो तो वो घातें जो है आपस में गुणा हो जाती है। ठीक है, ये होता है दोस्तों घातांक का रूल। अब देखिए 3 के घात में 3 है और ये पूरे के घात में एन है, तो यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 के घात ये 3 एम, ये हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इधर भी होगा, ये हो जाएगा दोस्तों 3 के घात 4 एन। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा घातांक के नियम में, वो क्या है दोस्तों, तो वो है हमारा देखिए ए का घात एम बराबर ए का घात एन। जब आधार समान हो घातें अलग अलग हो तब के कंडीशन में क्या हो जाता है एम बराबर एन, घातें जो है आपस में बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधार समान है तो हमें आधार को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आधार को हमें हटा देना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3m, घात में क्या हो गया 3m, क्योंकि घातें जो है आपस में बराबर हो जाती है इस कंडीशन में, बराबर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4n। अब हमें देखिए क्या निकालना है, ये तो हमें क्या निकल गया दोस्तों, m और n का रिलेशन। इसको अगर मैं चाहूँ तो और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, m अपॉन n इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, m अपॉन n इज इक्वल टू 4/3। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एम स्क्वायर अपॉन एम एन। ठीक है, हमें पूछा गया दोस्तों एम स्क्वायर अपॉन में एम एन, ये अनुपात का मतलब होता है अपॉन। अब यहाँ पर देखिए एम का वर्ग है, मतलब एम का वर्ग, एम का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एम का 2 बार गुणा। तो यहाँ से मैं एम को कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये क्या बच जाएगा दोस्तों, एम अपॉन एन। ठीक है, एम अपॉन एन है, ये हमारा ऑलरेडी बच जाएगा। इसी को थोड़ा एक स्टेप घुमा करके हमें क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका वैल्यू हमें पहले से ही मिल गया। क्या मिल गया, 4/3। और 4/3 को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 4:3 और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए कभी भी ये घातांक का क्वेश्चन आता है तो इसके फॉर्मूला हो या फिर इसके नियम हो बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ये मैंने आपको घातांक वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से इसका भी जितना भी इसका 15 से 16 जो भी नियम बनते हैं, इन सभी नियम को मैंने आपको विथ एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैथ्स में ही पेडागोजी सेक्शन का। क्या दिया है, सही कथन चुनिए। अब देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें निकालना है। देखिए क्या दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए में, गणित में अवधारणात्मक ज्ञान केवल शिक्षक के लिए जरूरी है। उसके बाद बी में क्या दिया है, बच्चों को परिभाषा याद है, इसका अर्थ है अवधारणा की समझ। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है,
गणित सीखने के लिए बच्चों को प्रक्रियात्मक होना ही पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, अवधारणा की समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढ सकते हैं। तो इनमें से सही कथन क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप चाहो तो डायरेक्ट सही कथन ही निकाल लीजिए, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तब की कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया था, एक होता है दोस्तों पॉजिटिव टैग वर्ड, एक होता है आपका निगेटिव टैग वर्ड। ठीक है, तो अगर आप टैग वर्ड को पहचानना अगर आपको आता हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, हम टैग वर्ड को कैसे पहचानेंगे। देखिए, आपके ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, गणित में अवधारणात्मक ज्ञान केवल शिक्षक के लिए जरूरी है। तो ये केवल वाला शब्द हमारा क्या किस में आता है दोस्तों, निगेटिव टैग वर्ड में आता है। ठीक है, केवल वाला हमारा किस में आता है, निगेटिव टैग वर्ड में आता है। और इसमें देखिए क्या दिया है, केवल शिक्षक के लिए जरूरी है। ठीक है, शिक्षक के लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो भी ज्ञान होता है, जो भी पाठ्यक्रम होता है, यह केवल और केवल छात्र केंद्रित होता है। ठीक है, तो इसी पे आप फोकस कीजिएगा, आप हमेशा चाइल्ड सेंटर को ही लेके चलिएगा। उसके बाद देखिए बी में क्या दिया है कि बच्चों को परिभाषा याद है, इसका अर्थ है कि अवधारणा की समझ है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला है कि परिभाषा जो है बच्चों को याद है, इसका मतलब बच्चों को जो है अवधारणा की समझ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चे याद करते हैं तभी उनमें अवधारणा की समझ हो, बिना याद किए भी वो अवधारणा को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, क्योंकि हमें सही कथन निकालना है। अब देखिए, उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, गणित सीखने के लिए बच्चों को प्रक्रियात्मक होना ही पर्याप्त है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, होना ही। ठीक है, होना ही शब्द हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और उसके बाद देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, अवधारणा की समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढ सकते हैं। अब देखिए, अगर बच्चों में अवधारणा की बहुत अच्छे से समझ हो तो वो जो है उसको हल करने की प्रक्रिया खुद ही ढूंढ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर बच्चों में अवधारणा की समझ हो तो बच्चे जो है किसी भी गणित को या फिर कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको हल करने की प्रक्रिया स्वयं निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आप टैग वर्ड की हेल्प से भी क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए हम देखते हैं हमारा इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया है, रचनावादी कक्षा की विशेषताएं क्या क्या है, ये हमें निकालना है। अब देखिए क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए में शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं, बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर होते हैं, बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं। और आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया दोस्तों, शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं। तो देखिए इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हम एक एक ऑप्शन को समझते चलते हैं। देखिए क्या दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए में कि एक रचनावादी कक्षा की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। देखिए क्या दिया है, शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, अगर बच्चों की मदद करेंगे खोजबीन करने में, इससे बच्चा जो है काफ़ी उत्साहित होगा और वो अपना निरंतर अभ्यास को जारी रखेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए किस में दिया गया है, आपका पहला में दिया गया है, सेकंड तो होगा नहीं, तीसरा में दिया गया है और ये चौथा में दिया गया है। अब उसके बाद देखिए बी होता है कि नहीं, बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बच्चों को अभ्यास कराने के लिए पर्याप्त अवसर देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लिए पर्याप्त अवसर, अभ्यास के लिए पर्याप्त अवसर देने के बजाय हम खोजबीन में पर्याप्त अवसर हमें प्रदान करना चाहिए। क्योंकि अगर हम खोजबीन में बच्चों के लिए पर्याप्त अवसर देते हैं तो उससे बच्चा काफ़ी ज़्यादा सीखेगा और काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सुगम तरीके से सीखेगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जो है एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे तो उनमें से खुद ही अपना जो है वो बच्चे खुद ही डाउट का सलूशन निकाल सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं। तो यह ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ऑप्शन किस में दोस्तों, तो ये ए, सी और डी, आपका ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो।
तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ये आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया है, निम्न भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब देखिए क्या दिया है आपका 9/14, 3/4, 5/11। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो भिन्न दिया गया है इसको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। और बढ़ते क्रम का मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम सबसे छोटे को पहले लिखेंगे, सबसे छोटे को, फिर उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा को, मतलब हम छोटे से बड़े की ओर जाएंगे अगर आपको बढ़ते क्रम में बोला जाए तो। अब देखिए दोस्तों, कई बच्चे इसको क्या करते हैं, भाग दे करके बनाते हैं। 9 को जो है 14 से भाग करेंगे, फिर ये दशमलव में आते जाएगा। 3 को भी ये 4 से भाग करेंगे, ये दशमलव में आते जाएगा। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो। ये मेथड भी जो है गलत तरीका नहीं है, लेकिन इस मेथड में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो देखिए इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का। यहाँ पर देखिए पहले आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ आपके समझने के लिए। क्या दिया है दोस्तों, 9/14, 3/4 और ये 5/11। ठीक है, ये आपको दिया 9/14, 3/4 और 5/11। देखिए अगर आपको बढ़ते क्रम बोला जाए या फिर आपको घटते क्रम बोला जाए, ठीक है, तो इसमें ऐसे भिन्न में हमें सबसे बड़ा भिन्न या फिर सबसे छोटा भिन्न कौन सा है निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका ट्रिक क्या हो जाता है, आप दो भिन्न का कंपैरिजन करते चलिएगा। मान लीजिए मैं 9/14 और 3/4 का अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो देखिए इसका कंपैरिजन हम किस प्रकार से करेंगे, इस 4 को मैं 9 के साथ गुणा कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 निया, ये कितना आ जाएगा 36। ठीक है, 4 निया 36, जो भी आएगा उसको हम दिमाग में रख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, इस 14 को हम इस 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 तिया 42। अब देखिए ये आया 4 निया 36 और ये आया दोस्तों 14 तिया 42। अब देखिए आपका 36 और ये 42 में कौन छोटा है, तो 36 और 42 में कौन छोटा है दोस्तों, 36 छोटा है। तो इन दोनों में 9/14 और 3/4 जो भी छोटा वैल्यू यहाँ पर मिला होता है, ठीक है, उसी का जो है भिन्न हमारा छोटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए 36 और 42 में छोटा कौन है दोस्तों, 36 छोटा है। तो ये 36 किस में मिला हमें, 9/14 वाले भिन्न में। तो ये 9/14 भिन्न जो है वो 3/4 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9/14 ये हमारा छोटा होगा दोस्तों 3/4 से। ठीक है, एक हमें मिल गया। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का हमने कंपैरिजन किया तो यहाँ पर हमें 9/14 जो है छोटा मिल गया। अब यहाँ पर 9/14 तो हमारा छोटा है, इसका कंपैरिजन मैं ये 5/11 से करके देखता हूँ। देखिए ये हमें दिया दोस्तों 9/14, इसका कंपैरिजन अगर मैं 5/11 से करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 11 निया 99, ये हो जाएगा दोस्तों 11 निया 99 और ये 14 पंचे 70। अब देखिए दोस्तों 99 और 70 में कौन छोटा है, तो 70 हमारा छोटा है। तो देखिए 70 हमारा छोटा है, तो 5/11 जो है वो 9/14 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5/11 अगर 9/14 से छोटा है तो ये 5/11 3/4 से भी छोटा होगा, क्योंकि ये 3/4 से हमारे 9/14 पहले से ही छोटा है। तो सबसे छोटा क्या निकल के आया दोस्तों, सबसे छोटा हमारा निकल करके आया 5/11। सबसे छोटा निकल करके आया हमारा 5/11। इसके बाद कौन सा आ जाएगा हमारा, 9/14। इसके बाद हमारा आ गया दोस्तों 9/14। फिर इसके बाद सबसे बड़ा हमें क्या मिल गया, 3/4। इसके बाद हमें मिल गया दोस्तों 3/4 और यही क्रम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए इसमें हमें बढ़ते क्रम में बोला है, तो 5/11, 9/14 और ये 3/4 आपका किस ऑप्शन में दिया गया, देखिए 5/11, 9/14 और ये 3/4 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो कभी भी भिन्न में बढ़ते क्रम में पूछा जाए या फिर घटते क्रम में पूछा जाए तो आप इसी मेथड से बनाइएगा। अब देखिए इसमें अगर आपको घटते क्रम में भी पूछता तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा वाला वैल्यू को पहले लिखते, तो ठीक वही प्रोसेस हमें लागू करना है ऐसे क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर अगर मैं गुणा करता हूँ 9 चौक 36, ये हो गया दोस्तों 36 और ये 14 दिया 42। तो देखिए बड़ा कौन सा आ रहा है दोस्तों, 42। तो ये 9/14 से हमारे 3/4 बड़ा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इन दोनों का भी हम कंपेरिजन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 20 और ये 11 तिया 33। तो ये 20 और 33 में कौन बड़ा है दोस्तों, तो ये 3/4 हमारा बड़ा है, मतलब 3/4 जो है वो सबसे बड़ा आ जाएगा। ठीक है, ये 3/4 जो है वो सबसे बड़ा आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कंपैरिजन करके सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न बिल्कुल आसानी से विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा,
उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो कि संबंधित है खाली स्थान से। आपका मापन से संबंधित है, संख्याएं से संबंधित है, या फिर आकृतियों से संबंधित है, या फिर ज्यामिति से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, कभी भी आपने भी सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा। इसमें देखिए जनरली क्या होता है, 1 से लेके 100 तक ये खाने बने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 1 से लेके ये 100 तक के खाने बने होते हैं। यहाँ पर ये क्या रहेगा, कहीं पर ये सांप रहेगा, कहीं पर ये सीढ़ी हम चढ़ते जाते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है दोस्तों, इससे हम जो है इस खेल के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को मापना, किसी भी चीज़ का मापन हम नहीं सीखते, या फिर इसमें हम आकृतियों को पहचानना भी ये हमारा जो है सीखने का कारगर तरीका नहीं होगा। ना ही इससे हम दोस्तों ज्यामिति सीखते हैं। तो देखिए इस खेल से हम क्या सीख सकते हैं दोस्तों, संख्या जो है सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 से लेके 100 तक का अंक खुदा होता है, या फिर कई में क्या होता है 1 से लेके 50 तक का अंक खुदा होता है। तो इसमें हम संख्या को बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए संख्या के साथ इसमें हम जोड़ना और घटाना भी सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई जो है सीढ़ी चढ़ जाता है तो उसमें हम काउंट करते हैं कि हम इतना सीढ़ी चढ़ गए। ठीक है, अगर कोई किसी को सांप काट देता है तो हम उसमें भी हम काउंट करते हैं कि इतना हम माइनस में आ गए। तो इसमें हम संख्याओं के साथ साथ जोड़ना और घटाना भी सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया दोस्तों, 2 के घात में 250, 3 के घात में 150, 5 के घात में 100, या फिर 4 के घात में 200 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यह हमें पहचान करना है। अब देखिए 2 के घात में 250 है, मतलब हम 2 का 250 बार गुणा करके तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को बनाने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर हम जो ये जो घात में दिया गया है इसका या तो हम एचसीएफ निकाल करके बना सकते हैं, या फिर इसको हम समान गुणनखंड में तोड़ करके भी निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, एक बार देखिए मैं आपके समझने के लिए क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। क्या दिया देखिए, 2 के घात 250, 3 के घात 150, और ये 5 के घात 100। ठीक उसी प्रकार अगला हमारा क्या दिया दोस्तों, 4 के घात 200। तो यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ घातों को देखना है। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है दोस्तों, या तो हमें आधार को समान लाने की कोशिश करना है, या फिर हमें घात को समान लाने की कोशिश करना है। ठीक है, तभी इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर देखिए घात जो है इसमें हमें दिया गया 250, 150, 100 और ये 200। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन सभी को जो है समान भागों में विभक्त करेगी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, मतलब इन सभी का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 50। क्योंकि देखिए 50 में 50 भी हमारा 250 भी भाग चले जाएगा, 150 भी भाग चले जाएगा, 100 भी भाग चले जाएगा, और ये 200 भी भाग चले जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है वह बड़ी से बड़ी संख्या, और बड़ी से बड़ी संख्या मतलब हमें क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ, जिसको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि 50 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है जो इन चारों घातों को भाग करे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो 250 है इसको हम इस प्रकार से एचसीएफ निकालेंगे, 150 है इस प्रकार से हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इस प्रकार से निकाल सकते हो, लेकिन हमें हर बार ऐसा निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इन सभी का एचसीएफ क्या निकल करके आ गया, 50। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 2 के घात, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस 250 को अगर मैं 50 के साथ गुणनखंड में तोड़ूं तो ये किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 50 पंछे 5 पंछे 25। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 के घात 5, 2 के घात 5, और पूरे के घात क्या हो जाएगा दोस्तों, 250। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला a के पावर m पूरे के पावर n इज इक्वल टू a का पावर m इंटू n, मतलब ये सॉरी मैंने यहाँ पर इसको मिस्टेक कर दिया। ये हो जाएगा दोस्तों 2 के घात 5, और ये पूरे के घात में क्या हो जाएगा 50, मतलब 50 गुणित 5 करने पर ये हमारा क्या आ जाएगा 250। ठीक है, तो ये 2 के घात 250 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 के घात 5 और ये पूरे के घात में दोस्तों हो जाएगा हमारा 50। ठीक उसी प्रकार 3 के घात ये हमारा 150 है, तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो देखिए 50 को हम कैसे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 3 के घात अगर मैं 150 को 50 से भाग करूँ तो कितने बार में जाएगा, ये हमारा जाएगा 3 बार में। तो हो जाएगा दोस्तों 3 के घात 3 और ये पूरे के घात 50। ठीक उसी प्रकार हम अगर मैं 5 के घात 100 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 5 के घात 2 और ये पूरे के घात में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 50। ठीक उसी प्रकार 4 के घात 200 को अगर मैं तोड़ूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 के घात 4
और ये पूरे घात में क्या हो जाएगा, ये 50। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें जो है घात जो है समान रूप से मिल गया, सभी का घात हमें समान मिल गया। बस हमें इतना ही करना होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब यहाँ से आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट देख करके भी बता सकते हो कि इनमें से सबसे बड़ा कौन होगा या फिर सबसे छोटा कौन होगा। अब देखिए, कभी भी अगर आपका घात जो है समान होगा, सभी संख्याओं के घात जो है अगर समान होंगे तो उसके हम आधार को ही कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, अगर इनका आधार, जो भी आधार सबसे छोटा होगा वही संख्या हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, या फिर जो भी आधार हमारा सबसे बड़ा होगा वही संख्या हमारा बड़ा हो जाएगा। देखिए, इसको हम समझने के लिए एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 2 के घात 5, 2 के घात 5 बराबर, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, अगर मैं 2 का 5 बार गुणा करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 32, और ये 32 के घात में क्या हो जाएगा, 50। ठीक उसी प्रकार 3 के घात 3 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये हो गया दोस्तों 27 के घात में 50। ठीक उसी प्रकार 5 के घात 2 है तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 5 पंचे 25, और ये हो जाएगा दोस्तों 25 के घात 50। ठीक उसी प्रकार 4 के घात 4 है तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखिए 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, ये हो जाएगा दोस्तों 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 16 गुणित 16 करने पर ये हमारा आ जाएगा 256। ठीक है, और ये 256 के घात में 50। तो कभी भी अगर आपको घात जो है समान मिल जाए तब हमें क्या करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आधार को लेकर के चलना है। जो आधार आपका सबसे छोटा होगा, देखिए सबसे छोटा आधार कौन सा है, ये 25 के घात 50, तो ये 25 के घात 50 ही हमारा सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा सबसे छोटा। तो 25 के घात 50 ये हमारा किसको सॉल्व करने पर आया था, ये हमारा 5 के घात 2 और ये पूरे के घात 50, मतलब 5 के घात 100 वाला को हमें सॉल्व करने पर आया था। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या पूछा है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी इसमें हमारी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 के घात 100। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर आपको सबसे बड़ी संख्या पूछ दी जाए तो तब के कंडीशन में क्या होगा, तब के कंडीशन में हमें ठीक उसी प्रकार इसके आधार को ही लेकर के चलना है। देखिए आधार में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू है दोस्तों हमारा 256। ठीक है, तो 256 किसको सॉल्व करने पर आया है, ये हमारा सॉल्व करने पर आया है 4 टू द पावर 200। ठीक है, मतलब 4 के घात 200 को सॉल्व करने पर ही हमारा आया है। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी दोस्तों 5 के घात में 100, और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 के घात में 200। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है तथा इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है, तो कमरे का परिमाप कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए कमरा आपका वर्ग के साइज का होगा या फिर आपके आयत के साइज का होगा, ये हम कैसे पता करेंगे, तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। देखिए दोस्तों, वर्ग में क्या होता है, आपका लंबाई और चौड़ाई समान होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो वह कमरा हमारा आयत के आकार का हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब दूसरा देखिए क्या दिया इसमें, इसका क्षेत्रफल दिया है दोस्तों 12 वर्ग मीटर। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही होता है, एक आपका मान लीजिए लंबाई है, एक है आपका चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका एरिया ये हो जाता है दोस्तों एल इंटू बी, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई। अब उसके बाद देखिए इसमें हमें निकालना क्या है, कमरे का परिमाप। अब तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है आयत का क्षेत्रफल और ये होता है दोस्तों आयत का परिमाप। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पास क्या दिया है दोस्तों, इसकी लंबाई, कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है। ठीक है, यहाँ पास मैं ले लेता हूँ देखिए लंबाई, और यहाँ पास मैं ले लेता हूँ चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है। अगर मान लीजिए मैं चौड़ाई को ले लेता हूँ 1, तो लंबाई उसकी हो जाएगी दोस्तों तिगुनी, मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, अगर मैं किसी भी संख्या का अगर मैं अनुपातिक रूप में निकालूं, इस साइड भी अगर मैं सेम संख्या से गुणा कर रहा हूं, इस साइड भी अगर मैं सेम संख्या से गुणा कर रहा हूं, तो दोनों जो है आपस में कट के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इधर भी किसी संख्या का गुणा कर सकता हूं, सेम संख्या का मैं इस साइड भी गुणा कर सकता हूं। तो अगर मैं सेम संख्या का अगर मैं गुणा कर दूं, तो ये देखिए यहाँ पास अगर मैं x का गुणा कर दूं तो लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 3x, और ये चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा 1x, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों x, क्योंकि अगर मैं x को कटाऊंगा तो ये हमारा 3:1 के अनुपात में ही आ जाएगा।
या तो आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो, या फिर इसके लंबाई को आप मान लीजिए 3x, इसके चौड़ाई को आप मान सकते हैं 1x। ठीक है, ये हो गया हमारा लंबाई और ये हो गया दोस्तों चौड़ाई। अब देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है हमें ठीक उसी प्रकार से करना है। देखिए क्या बोला है कि इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आपका लंबाई आपको मिला है 3x, लंबाई मिला है दोस्तों आपका 3x, और चौड़ाई क्या हो जाएगा दोस्तों आपका x। इन दोनों का आपस में गुणा बराबर, देखिए इसके बराबर में हमें क्या दिया गया है, हमें क्षेत्रफल क्या दिया है दोस्तों 12 वर्ग मीटर। ठीक है, हमें क्षेत्रफल क्या दिया गया है 12 वर्ग मीटर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 3x² इज इक्वल टू 12। मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको देखिए कटा देता हूँ, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा दोस्तों 3 चौक 12। मतलब 1 से बराबर ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 से बराबर मिल जाएगा दोस्तों हमें 2। मतलब ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है वर्ग है, वर्ग को मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये हो जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ पर ये वर्गमूल हमारा क्या निकल जाएगा, वर्गमूल 4। मतलब इसका हमें आंसर क्या मिल जाएगा दोस्तों 2। मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा होगा दोस्तों x का वैल्यू। अब हमें मिल गया दोस्तों x का वैल्यू, और हमें क्या पूछा है इसका परिमाप, और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B। तो यहाँ से देखिए मैं L मतलब लंबाई की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ और ये चौड़ाई की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे x का मान पता चल गया। तो यहाँ पर देखिए लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों 3x मतलब 3 × 2। तो 3 × 2 करने पर ये हमारा क्या हो जाएगा 6, ठीक है, मीटर। ठीक उसी प्रकार चौड़ाई क्या हो जाएगा दोस्तों, चौड़ाई है हमारा x और x का मान क्या है दोस्तों 2। तो ये हमारा चौड़ाई कितना मिल गया 2 मीटर। ये हमें मिल गया लंबाई और ये हमें मिल गया दोस्तों चौड़ाई। तो इन वैल्यू को मैं परिमाप वाले फॉर्मूला में रख करके बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूँ। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 2 × L + B। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 6 2। ये कितना हो जाएगा 6 2। तो 6 और 2 को अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और ये 8 2 16। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 8 2 16 मीटर। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ये देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया हमारा 16 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक टीचर क्या है पाइथागोरस प्रमेय को बच्चों में सिखा रहा है, और सिखाने के लिए वो क्या करता है या फिर क्या करती है कि उन्होंने एक शीट, सभी बच्चों को एक एक शीट दे दिया गया जिसमें 4 समकोण वाले, ठीक है, जिसमें समकोण वाले 4 त्रिभुज को पहले से खींचा गया था। अब देखिए समकोण क्या होता है, जिसमें आपका एक जो है मान, जिसके एक अंश का मान जो है, कोई सा भी एक एंगल का मान 90 अंश होता है, वो इसी प्रकार से जो है 4 समकोण त्रिभुज उस शीट में खींचा गया था। ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार से ये हो गया हमारा समकोण वाले 4 त्रिभुज। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा समकोण वाले 4 त्रिभुज। ये इस प्रकार से मान लीजिए कुछ खींचा गया है। अब यहाँ पर देखिए यह हमें शीट में ऑलरेडी दिया गया है और इनके भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। अब तो देखिए उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने, ये आपका प्रमेय नहीं होगा, ये होगा दोस्तों आपका प्रयोग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रयोग। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया, आगमन विधि का प्रयोग किया, इंडक्टिव मेथड का, निगमन विधि का प्रयोग किया, डिडक्टिव मेथड का, या फिर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया, लेक्चर मेथड का, या फिर प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया, लेबोरेटरी मेथड का। ठीक है, तो इनमें से किसका प्रयोग किया? तो देखिए दोस्तों, शिक्षक जो है बच्चों को एक शीट देती है जिसमें से पहले से ऑलरेडी हमारे ये 4 त्रिभुज खींचा गया है, उसके बाद इसमें हमें संबंध निकालने के लिए कहा जाता है। तो ये आपका तो लेक्चर मेथड तो होगा नहीं और ये लेबोरेटरी मेथड तो होगा नहीं। अब ये हो जाएगा आपका या तो आगमन विधि या तो निगमन विधि। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें आगमन विधि और निगमन विधि को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझना होगा। तो देखिए आगमन विधि और निगमन विधि का हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। वैसे तो इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं दे दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से इसको जा करके बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अब देखिए दोस्तों, आगमन विधि आपका क्या होता है, आगमन में हम चलते हैं उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, आगमन में हम चलते हैं दोस्तों उदाहरण से नियम की ओर। मतलब हमें उदाहरण के रूप में कोई सा भी चीज़ दे दिया रहेगा, उस उदाहरण का
उस उदाहरण का उपयोग करके हम नियम निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो शिक्षक जो प्रोसेस कर रहा है, मतलब एक शीट दे दिया गया है, उसमें से पहले से ही हमें 4 समकोण त्रिभुज छाप करके दे दिया गया है। उसके बाद हमें संबंध निकालने के लिए बोला जाता है, मतलब हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर यह हमें 4 त्रिभुज छाप करके दे दिया गया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर छाप करके दे दिया गया है। उसके बाद इन सभी में आपस में संबंध निकालने के लिए कहा जाता है, मतलब इनमें आपस में क्या क्या नियम है, क्या क्या रूल है, ठीक है, क्या क्या रेगुलेशन होते हैं, यह हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आगमन विधि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए इस सीट में अगर पहले नियम दे दिया होता, मान लीजिए त्रिभुज का जो है इसका क्षेत्रफल दे दिया रहता, इसका कोई परिमाप दे दिया रहता, ठीक है, इस प्रकार से इसमें कोई हिंट दे दिया रहता, कोई नियम दे दिया रहता, उसके हिसाब से अगर हमें त्रिभुज बनाने के लिए बोला जाता, तो ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, ये हमारा हो जाता है निगमन विधि। तो निगमन विधि में हम कहाँ से चलते हैं, निगमन विधि में देखिए इसमें नी आ रहा है, तो नी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले आएगा नियम, इसमें हम चलते हैं नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, निगमन विधि में हम चलते हैं नियम से उदाहरण की ओर, या फिर निगमन विधि में हम चलते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन विधि में हम चलते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, निगमन विधि में हम चलते हैं दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इन दोनों को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आगमन विधि, क्योंकि हमें पहले से एग्जाम्पल के तौर पर 4 त्रिभुज छाप करके दे दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें दे दिया गया है, उसके बाद हमें नियम निकालने के लिए बोला गया है। तो पहले हमें एग्जाम्पल दे दिया गया है, पहले उदाहरण दे दिया गया है, उसके बाद नियम निकालने के लिए बोला है, तो ये हमारा आगमन विधि हो जाएगा। और अगर हमें पहले नियम दे दिया होता, उसके बाद हमें एग्जाम्पल की ओर जाने के लिए बोलता, तो वो हो जाता दोस्तों हमारा निगमन विधि। उसके बाद देखिए आपका आता है व्याख्यान विधि। इसमें क्या होता है, देखिए कोई एक लेक्चर मारते रहता है, या फिर टीचर हो या फिर बच्चे हो। व्याख्यान विधि में ज़्यादातर क्या होता है, आपने देखा ही होगा कि कई शिक्षक क्या करते हैं, एक बच्चे को सभी क्लास के सामने खड़ा कराता है, और उस बच्चे को क्या बोलते हैं कि आप 2 का टेबल पढ़िए, 3 का टेबल पढ़िए। वो बच्चा क्या करता है, जोर जोर से वो पढ़ता है, उसी को सभी बच्चे जो है आपस में दोहराते हैं। ये हो जाता है दोस्तों व्याख्यान विधि। या फिर एक टीचर सामने में खड़ा होकर के कोई भी टॉपिक के बारे में सिर्फ और सिर्फ बोले जा रहा है और बच्चे उसको सुन रहे हैं, वो हो जाएगा दोस्तों आपका व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में टीचर का कोई ज़्यादा योगदान नहीं होता, टीचर बस बच्चों को थोड़ा सा हिंट दे दिया रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देगा, उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, इसमें अपना खुद से तर्क लगा करके नए खोज करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा हो जाता है प्रयोगशाला विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका न्यूमेरिकल सेक्शन का है। एक मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 8,748 रुपये हो तो यह कितने मूल्य में खरीदी गई थी, ये हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अब देखिए कई बच्चों को ये अवमूल्यन का मतलब ही नहीं पता होगा, और अगर जिस बच्चों को इस अवमूल्यन का मतलब ही नहीं पता हो तो वो बच्चे इस क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते। अब देखिए अवमूल्यन मतलब क्या होता है दोस्तों, अवमूल्यन मतलब होता है कमी, अवमूल्यन। ठीक है, आपने बड़े बड़े साहूकारों से सुना ही होगा कि किसी भी चीज़ में अवमूल्यन हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, किसी भी चीज़ के मूल्य में अगर अवमूल्यन हो रहा है मतलब उसके मूल्य में, उसके दाम में कमी हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, एक मशीन को 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, कितने में खरीदी गई ये अभी हमें नहीं पता। ठीक है, मान लीजिए उसको 100 रुपये में खरीदी गई, 3 वर्ष पहले उसको 100 रुपये में खरीदी गई। अब देखिए 3 वर्ष पहले मतलब 3 साल पहले उसको अगर हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं, तो उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, मतलब हर साल इसमें 10% की कमी होते जा रही है। मतलब 100 रुपये अगर इसका एक्चुअल प्राइस है 3 वर्ष पहले का, तो पहले साल इसमें 10% का कमी हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर मैं 10% का कमी कर दूं तो जितना भी वैल्यू आएगा दूसरे साल इन सभी में 10% का कमी होगा, इन सभी में 10% का कमी होगा। जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होगा तीसरे साल इन सभी में हमारे ये 10% का कमी होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें
जो है 10% का वार्षिक अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है, हर साल 10% का अवमूल्यन हो रहा है। मान लीजिए, एक बार इसको आप फिर से समझिएगा, 3 वर्ष पहले इसको अगर मैं 100 रुपये में ख़रीदता हूँ तो 1 साल बाद ये 10% के इसमें 10% की कमी हुई। उसके बाद जो भी हमें रेट प्राप्त हुआ, ठीक है, जो भी रेट प्राप्त हुआ उसमें अगले साल फिर से 10% की कमी होगी। उसके बाद जो भी रेट प्राप्त होगा उसमें अगले साल फिर से 10% की कमी होगी। ऐसा ये 3 साल तक होते रहेगा। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का। तो देखिए दोस्तों, उसका एक्चुअल प्राइस क्या है, उसको हमने माना है दोस्तों x। अब देखिए, x में पहले साल 10% की कमी हो रही हो तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब देखिए जिस दर से अगर कमी होते रहेगी तो उसमें हम कर देंगे दोस्तों, उसको हम कर देंगे 100 से माइनस, या फिर जिस दर से अगर वृद्धि होते रहेगी उसमें हम कर देंगे 100 से प्लस। मान लीजिए अगर आपको बोल दिया जाए कि आपने एक वस्तु को खरीदा, 1 साल बाद आप अगर आप उसको बेचते हो उसी वस्तु को तो आपको 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो आप कितना से कंपैरिजन करोगे, मान लीजिए आप उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा तो 1 साल बाद आपको 20% का प्रॉफिट होता है। मतलब आपको कितने का, आप जो है उसको कितने में बेचोगे, तो उसको आप 120 रुपये में बेचोगे। मतलब हम, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप हमेशा उसको 100 से जोड़ करके लिखोगे, अगर आपको लॉस होगा तो हमेशा आप उसको 100 से माइनस करके लिखोगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, अवमूल्यन मतलब कमी मतलब लॉस हो रहा है। ठीक है, तो x है, इसका एक्चुअल प्राइस हमने माना है x। तो पहले साल अगर इस x में 10% का अवमूल्यन हो रहा हो तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका 10%, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 90/100। 100 से हम 10 माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90/100। ये हो गया हमारा पहले साल का। जो भी वैल्यू आएगा तो दूसरे साल में देखिए, इसका जो भी वैल्यू आएगा दूसरे साल में इस वैल्यू का कभी फिर से 10% का अवमूल्यन होगा। मतलब इतने का ये फिर से 90/100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फिर से 90/100 हो गया। इसका जो भी वैल्यू आएगा, इतने का जो मान आएगा उसके अगले साल में इसका इस जो मान हमें प्राप्त हुआ है इसका फिर से 10% का अवमूल्यन होगा। मतलब इसको हम फिर से क्या करेंगे दोस्तों, 90/100 लिखेंगे। बस इतना सही कंसेप्ट है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, आपको देखिए समझाने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। वैसे तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको लाभ और हानि में बहुत ही अच्छे तरीके से, आपका प्रतिशत वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब देखिए दोस्तों, 1 का ये 90/100 हो गया। इसका अगर 10% का अवमूल्यन होगा तो ये फिर से 90/100, फिर से इसका 10% का अवमूल्यन होगा तो ये फिर से 90/100। ये हमारा 3 साल तक होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इसमें 3 वर्ष पूर्व खरीदी गए हैं। ठीक है, तो इसका 3 वर्ष पूर्व इसका एक्चुअल प्राइस अगर x है और इसका हर साल 10% का अवमूल्यन होता आया तो वर्तमान में इसका मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान में हमें कितना मिलेगा, इसका मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,748 रुपये। ठीक है, ये हमें मिल गया इक्वेशन के रूप में। तो अब इसको हम आसानी से बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे से कटाना है। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये भी 1 0 से 1 0 कट गया, ये भी 1 0 से 1 0 कट गया। अब हमें निकालना है दोस्तों x का मान। तो देखिए इस साइड क्या बचा, ये हमारा है 8,748। ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 10 × 10 × 10। ऊपर में हमें मिल गया 10 × 10 × 10। ठीक उसी प्रकार से हमारा नीचे में देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 9 × 9 × 9। ये हमें मिल गया दोस्तों 9 × 9 × 9। ये हमें नीचे में मिल गया। अब यहाँ से अगर इसको मैं कटा देता हूँ, देखिए कितना हो जाएगा, 9 9 एकम 9। उसके बाद ये 9 9 81, कितना बच गया ये 6। ये हो गया दोस्तों 64, 9 7 63। ठीक है, फिर से हमारा 1 बच गया, ये हो गया 18 और ये हो जाएगा दोस्तों 9 दूने 18, मतलब 972 बार में जाएगा। फिर से ये 972 हमारा 9 से कटेगा। देखिए जब भी ये कटाने वाला आता है तो यहाँ पर सिली मिस्टेक काफ़ी होने का चांसेस होते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलूँगा, कभी भी आप ऊपर से नीचे कटाते हो तो इसको बिल्कुल ध्यान से कटाइएगा। यहाँ पर आप देखिए ज़्यादा यहाँ पर अगर काटाफिटी हो जाता है तो आप इसको नीचे में एक बार फिर से लिख करके बनाइएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से 9 से जाएगा हमारा 9 एकम 9। अब ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, 9 एकम 9, 9 शून्य 0 और ये 9 8 72। अब देखिए ऊपर में जो आया उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। देखिए क्या बचा, ये 108 × 10 × 10 × 10। नीचे में हमारा क्या बच गया, नीचे में हमारा बच गया दोस्तों 9 हमारा नीचे में बच गया। अब यहाँ से ये फिर से देखिए, फिर से हमारे ये कटेगा 9 एकम 9 और ये 12 9 108।
8, मतलब देखिए ऊपर में क्या बच गया, ये हमारा बच गया 12 गुणी 100, 10 गुणी 10 गुणी 10, मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा देखिए 12, और ये कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो यह आ जाएगा दोस्तों आपका 12,000। ठीक है, ये आपका आ जाएगा दोस्तों 12,000 रुपये। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 12,000। आपका देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 12,000 रुपये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ये दिया गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में 12,000 रुपये। मतलब एक मशीन है जिसको अगर मैं 3 वर्ष से पहले ख़रीदा और 3 साल तक इसका 10% इसमें हमें घाटा होते आया, तब की कंडीशन में इसका वर्तमान मूल्य 8,748 रुपये। मतलब 3 साल पहले उस मशीन को मैंने कितने में ख़रीदा था, उसको 3 साल पहले मैंने 12,000 रुपये में ख़रीदा था। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या दिया है, एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए एक संख्या में अगर मैं वृद्धि कर दूं 20% की, उसके बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा उसमें मैं फिर से 20% की कमी कर दूं, तो मूल जो संख्या में जो परिवर्तन होगा, मूल संख्या के जो प्रतिशत में परिवर्तन होगा, ये कितने का परिवर्तन होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऐसे कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रतिशत में परिवर्तन, ठीक है, या फिर प्रतिशत में कमी या फिर प्रतिशत में वृद्धि, ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका शॉर्टकट तरीका होता है प्रतिशत में परिवर्तन, प्रतिशत में परिवर्तन बराबर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन में ये हो जाएगा दोस्तों 100। अब देखिए इस फॉर्मूला के बारे में हम डिटेल में पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a बराबर कोई सा भी पहला प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, a बराबर कोई सा भी पहला प्रतिशत हो जाएगा और ये b बराबर कोई सा भी दूसरा प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपके समझने के लिए बता दिया। अब यहाँ पर देखिए एक कंसेप्ट आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एक कंसेप्ट आप ध्यान दीजिएगा, अगर वृद्धि होते रहेगा, अगर प्रतिशत में वृद्धि होगा तो उसको हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे, अगर कमी होते रहेगा, कमी होगा तो उसको हम क्या लेंगे, उसको हम लेंगे दोस्तों निगेटिव। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो हम इसी फॉर्मूला पे रख देते हैं। देखिए क्या दिया है, पहले तो 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब a बराबर हम क्या ले लेते हैं दोस्तों, a बराबर हम ले लेते हैं 20। उसके बाद देखिए धन है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया धन। उसके बाद देखिए क्या दिया है 20% की कमी, और कमी में हमें क्या लेना है दोस्तों, माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए b, और ये क्या हो जाएगा माइनस का b। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस a इंटू, चूँकि b जो है हमारा माइनस में है तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस b, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये अपॉन में हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, इसको अगर मैं एक स्टेप और लिखूं तो ये हमारा देखिए, सॉरी ये तो हमारा यहाँ मैंने एक जगह वैल्यू लिखा है और एक जगह b करके लिखा है। ठीक है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा, ये या तो इसको आप a करके ले लीजिए या फिर आप सभी जगह पर वैल्यू लिख सकते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए 20, a बराबर हो जाएगा 20 प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 20। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 20, क्योंकि a का वैल्यू भी आपका b है 20 है, और b का वैल्यू भी आपका 20 है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20। अब यहाँ पर देखिए प्लस है और ये प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों का गुणा होने पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा माइनस में। माइनस में ये क्या हो जाएगा आपका 20 गुणित 20, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों बटे में 100। यहाँ से ये देखिए ये आपका 20 माइनस में, ये आपका 20 प्लस में, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये क्या आ जाएगा दोस्तों आपका माइनस में। यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये दो दोने कितना आ गया, ये आ गया आपका माइनस में 4। ये माइनस क्या दर्शा रहा है दोस्तों, ये हमारा आया 4%। माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस दर्शा रहा है हमारा ये कमी को। अगर कभी भी माइनस में आएगा तो इसका मतलब होगा दोस्तों प्रतिशत में, कुल प्रतिशत में कमी हो रही है, या फिर अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो कुल प्रतिशत में वृद्धि हो रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए कभी भी अगर आपको 2D में पूछा जाए, अब देखिए 2D में क्या क्या आता है, 2D में हमारा क्या आता है, देखिए हमारा आता है त्रिभुज आता है, हमारा आता है वृत्त आता है, या फिर ये आयत या फिर चतुर्भुज या फिर वर्ग। ठीक है, ये हमारा जो है दोस्तों 2D में आता है। कभी भी 2D में अगर पूछा जाए कुल प्रतिशत में वृद्धि या फिर कुल प्रतिशत में कमी, तो हमें यही फॉर्मूला को लगाना है। ठीक है, अब देखिए
ये हमें किस किस रूप में दे सकता है। मान लीजिए हमें आयत के रूप में अगर हमें पूछ दिया जाए तो आयत में देखिए इसमें एक होता है लंबाई और एक होता है दोस्तों चौड़ाई। ठीक है, आप लंबाई को a मान सकते हो और चौड़ाई को मान सकते हो b। ठीक है, यहाँ पर आपका एक वैल्यू रहेगा दोस्तों लंबाई और एक वैल्यू रहेगा आपका चौड़ाई। तो कुल प्रतिशत में आपको वृद्धि या फिर कमी होता रहेगा, तो आप इस फार्मूला से ये आयत का कंसेप्ट लगा करके निकाल सकते हो। अब देखिए एक होता है आपका दोस्तों त्रिभुज। अब त्रिभुज में अगर इस फार्मूला को अगर हमें यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए त्रिभुज में एक होता है दोस्तों आपका बेस और एक होता है आपका दोस्तों हाइट। ठीक है, एक होता है आपका बेस और एक होता है आपका हाइट, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज में कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आपको बेस दिया रहेगा और आपको दिया रहेगा हाइट। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप त्रिभुज के कंसेप्ट का भी निकाल सकते हो। अब देखिए तीसरा हमारा आता है दोस्तों वृत्त। तीसरा हमारा आता है वृत्त। अब देखिए वृत्त में ये हमारा एक होता है y वैल्यू, एक होता है हमारा x का वैल्यू। तो वृत्त के कंडीशन में ये हमारा क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है हमारा r। ठीक है, रेडियस ये हमारा ये सभी जगह समान होता है, मतलब ये भी आपका r हो जाएगा और ये भी आपका r होगा। ठीक है, दोनों जगह पे r का वैल्यू समान होगा। तो इस कंडीशन में भी मतलब वृत्त के कंडीशन में भी हम इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका 2D के लिए। और अगर आपको 3D में पूछ दिया जाए तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों अगर आपको 3D में पूछ दिया जाए इस फॉर्मूला को हम यूज कैसे करेंगे 3D में, तो देखिए उसमें हम क्या करेंगे। 3D में अगर हमें निकालना हो परिणामी प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, हमें निकालना हो परिणामी प्रतिशत परिवर्तन, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला प्रतिशत वही फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस उसको निकालने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, इसको आप समझते चलिएगा। पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों धन पहला प्रतिशत गुणित दूसरा प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पर हम a और b के रूप में हमने लिखा, यहाँ पर हम पहला प्रतिशत और दूसरा प्रतिशत के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, या इसको आप चाहो तो a मान सकते हो, इसको आप चाहो तो b मान सकते हो। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत धन पहला प्रतिशत गुणित दूसरा प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पर इसको अगर ये जो मैं लिख रहा हूँ अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप समझते चलिएगा। तो पहला प्रतिशत गुणित दूसरा प्रतिशत और ये हो जाएगा दोस्तों बटे में 100। ये हमारा निकलेगा दोस्तों परिणामी प्रतिशत परिवर्तन, क्योंकि ये हमारा निकल रहा है 3D में। इसमें होता है दोस्तों 3 डायमेंशन। 2D में हमारा होता है 2 डायमेंशन, इसी में ये हमारा a और b का वैल्यू एक ही बार में ये निकल जाता है। 3D में चूँकि हमारा होता है 3 डायमेंशन, इसीलिए इसमें हमें इस फार्मूला को 2 बार यूज करने की ज़रूरत होती है। अब देखिए 2 बार हम कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमारा परिणामी प्रतिशत परिवर्तन कुछ निकल करके आएगा, यहाँ से परिणामी प्रतिशत परिवर्तन हमारा कुछ निकल करके आएगा। उसके बाद हमारा निकलेगा दोस्तों कुल प्रतिशत परिवर्तन। परिणामी प्रतिशत परिवर्तन के निकलने के बाद निकलेगा दोस्तों कुल प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो कुल प्रतिशत का परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो देखिए जो भी परिणामी प्रतिशत निकल करके आएगा इस फॉर्मूला से, तो यहाँ पर क्या निकला दोस्तों परिणामी प्रतिशत। ठीक है, परिणामी प्रतिशत प्लस, अब देखिए हमने लिया था पहला वैल्यू पहला प्रतिशत और दूसरा प्रतिशत को, इन दोनों का एक परिणामी निकल गया, तो इस परिणामी का अब हम कंपेरिजन करेंगे तीसरा प्रतिशत के साथ। ठीक है, तो परिणामी प्रतिशत धन तीसरा प्रतिशत, परिणामी प्रतिशत धन तीसरा प्रतिशत, उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, ये हो जाएगा दोस्तों परिणामी प्रतिशत गुणित तीसरा प्रतिशत, परिणामी प्रतिशत गुणित तीसरा प्रतिशत और ये हो जाएगा दोस्तों बटे में 100। मतलब यही फॉर्मूला को हमें 2 बार यूज करना है। अगर आपको 3D वाले कंडीशन में पूछा गया तब के कंडीशन में। ठीक है, देखिए ये समझने के लिए बस देखने के लिए इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, बाकी आप ऐसे क्वेश्चन को बनाओगे तो आप विद इन सेकेंड बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने 2D का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आगे हम 3D का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ ये हमें पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों कितना प्रतिशत लाभ हुआ या फिर कितना प्रतिशत हानि हुआ, कभी भी आपको प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि निकालने के लिए पूछा जाए तब की कंडीशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए दोस्तों CP मतलब क्रय मूल्य और होना चाहिए हमारे पास SP मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, मतलब हमें CP और SP लाना
अनिवार्य होगा अगर आपको लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत पूछा गया हो। देखिए इसको हम समझ लेते हैं पहले एक एग्जांपल से, उसके बाद हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अगर कोई वस्तु को मैं 20 रुपये में खरीदता हूँ, 20 रुपये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों CP, और अगर मैं उसको 25 रुपये में बेच देता हूँ, ठीक है, 25 हमारा क्या हो जाएगा SP, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस SP माइनस CP, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए अगर किसी चीज़ को मैं 20 रुपये में खरीद करके 25 रुपये में मैं बेचता हूँ तो मुझे कितने का लाभ होगा दोस्तों, 5 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, और वो लाभ किस में हो रहा है, मतलब 20 रुपये में वो लाभ हो रहा है। ठीक है, कभी भी हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो या फिर हानि प्रतिशत निकालना हो तो वो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं, क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5/20, 5/20, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका गुणित में 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 20 एकम 20, 20 पंचे 100, मतलब 5 पंचे 25%, मतलब 20 रुपये में अगर मैं किसी वस्तु को खरीद करके 25 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 25% का लाभ होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर हमें हानि होता रहेगा तो हम हानि प्रतिशत को भी इसी प्रकार से निकाल लेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों, कभी भी अगर आपको लाभ प्रतिशत पूछा जाए या फिर हानि प्रतिशत पूछा जाए तब की कंडीशन में हमारे पास CP और SP होना जरूरी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यापारी है जो अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। जो भी क्रय मूल्य है उसमें 20% अधिक अंकित मूल्य करके वो उसके बाद क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर वो 5% का छूट देता है। बट्टा मतलब क्या होता है दोस्तों, बट्टा मतलब होता है छूट। ठीक है, बट्टा मतलब होता है छूट। अब देखिए 20% उसने पहले से वो बढ़ा करके लिख लिया, अब उसमें वो 5% का छूट देता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वहाँ पर हम क्या लेंगे, देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, वो वस्तु जो है 100% अपने आप में रहा होगा तो उसका CP, उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको हम मान लेते हैं 100 रुपये। अगर वह वस्तु 100 रुपये रहा होगा तो वहाँ पर देखिए उसमें वो कितना अंकित करता है, उसका MRP, ठीक है, जिसको बोला जाता है दोस्तों मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, तो उसमें उसने कितना का MRP का टैग लगाया, तो उसने लगाया दोस्तों 120 रुपये का टैग लगाया। ठीक है, अब देखिए 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था, उसने टैग लगाया 120 रुपये का, मतलब 20% वो अधिक अंकित कर रहा है। ठीक है, 20% वो अधिक अंकित कर रहा है, मतलब 20% वो अधिक लिख रहा है। अब देखिए इस 120 पर वो 5% का छूट दे रहा है। इस 120 पर मतलब 100 रुपये की चीज़ को वो 120 करके लिख रहा है और इस 120 पर वो 5 रुपये का छूट दे रहा है। तो हम जो छूट निकालेंगे वो निकालेंगे दोस्तों इसी 120 पर निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितने का छूट दे रहा है दोस्तों, 5% का दे रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था जो भी अगर हमें लाभ होता रहेगा तो हम उसको 100 से प्लस कर देते हैं, या फिर अगर हमें हानि होता रहेगा या फिर हम किसी को छूट देते रहेंगे तो उसमें हम 100 से माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों, चूँकि हमें 5% का छूट दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 120 गुणित 95/100। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 95, इसको सुधार लीजिएगा, ये हो जाएगा 95 और ये हो जाएगा दोस्तों 95/100। इस 120 में हम दोस्तों दे रहे हैं 5% का छूट, तो ये हो जाएगा हमारा 95/100। यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये कितने बार में कटेगा, ये 5 दूने 10, और ये कितने बार में कटेगा दोस्तों, 5 एकम 5, ये 4 बार बचा है, 5 नहीं 45। ये हो जाएगा हमारा फिर से 2 एकम 2 और ये 2 छक्के 12, मतलब ये 19 गुणित 6, 19 गुणित 6 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 114 रुपये। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 114 रुपये, मतलब 120 रुपये वो अंकित कर रहा है, उसमें अगर वो 5% का छूट दे रहा है तो 5% में छूट देने के बाद वो 114 रुपये में बेच रहा है, मतलब ये 114 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब देखिए हमें मिल गया दोस्तों कॉस्ट प्राइस CP और मिल गया दोस्तों सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य मिल गया और ये हमें विक्रय मूल्य मिल गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, तो हमें SP और CP मिल गया तो हम लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, अब देखिए कोई भी वस्तु को हमने अगर 100 रुपये में ख़रीदा और उसको हम 114 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें कितने का लाभ हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है दोस्तों 14 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, और देखिए लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो, ये हमेशा CP पर निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 14/100 और ये हो जाएगा दोस्तों गुणा में 100।
ठीक है। तो यहाँ से देखिए 100 से 100 कैंसिल, तो कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? 14 का लाभ हो रहा है, 14% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब आप चाहो तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ से कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो। कोई भी वस्तु को अगर हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको 114 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें 14% का लाभ हो रहा है, ठीक है। और यही 14% हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने आपको इसको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। चलिए इसी में हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 3 क्रमागत बट्टा 10%, 20% तथा 25% के समकक्ष एक बट्टा क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए बट्टा मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हमें क्या जानना है? बट्टा का मतलब, बट्टा मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया था, बट्टा मतलब होता है दोस्तों छूट, ठीक है। अब देखिए हम 3 क्रमागत छूट दे रहे हैं। एक बार हम 10% का छूट दे रहे हैं, उसके बाद हम 20% का छूट दे रहे हैं, उसके बाद हम 25% का छूट दे रहे हैं। 3 बार हम अलग अलग छूट दे रहे हैं, तो इसके समकक्ष हमें एक ही छूट देना है, ठीक है। हमें बार बार छूट ना दे करके हम एक ही छूट हमें देना है, तो वह छूट क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर प्राइस हमें नहीं दिया गया है, तो प्राइस हम मान लेते हैं दोस्तों 100 रुपये, ठीक है। उसका हम एक्चुअल प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये, ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था, अगर ये 100 से 120 हो रहा है, मान लीजिए 100 से 120 हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? 20% की वृद्धि, इसमें हो रहा है दोस्तों 20% की वृद्धि। और यही मान लीजिए 100 रुपये से ये 80 रुपये हो रहा है, ठीक है। ये अगर 100 रुपये से ये घट करके 80 रुपये हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? 20% की कमी या फिर 20% की हानि। तो देखिए कहने का मतलब ये है, अगर हानि होता रहेगा तो उसको हम 100 से माइनस करके चलेंगे, या फिर अगर वृद्धि होते रहेगा उसमें हम 100 से प्लस करके चलेंगे। अब देखिए हमारा एक्चुअल प्राइस हमने क्या माना है दोस्तों? हमने माना है 100 रुपये। अब देखिए इसमें हमें एक बार बट्टा मिल रहा है 10% का, तो ये हो जाएगा देखिए 10% मतलब हानि, मतलब हम क्या कर देंगे? 100 से माइनस, तो ये हो जाएगा दोस्तों 90/100, ठीक है, 90/100। अब देखिए जो भी हमें वैल्यू प्राप्त होगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू प्राप्त होगा उसमें हम क्या करेंगे? अब टोटल में हम 20% का छूट हम फिर से देंगे, तो इसमें हम फिर से 20% का छूट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 20% मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 80/100। अब देखिए ये हमें टोटल जो भी वैल्यू प्राप्त होगा, इसमें हम फिर से 25% का छूट दे रहे हैं, ठीक है। जो भी हमें वैल्यू प्राप्त हुआ इसमें हम 25% का छूट दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ये हो जाएगा 75/100, और इसका मान क्या होगा? यही हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें कुछ नहीं करना, बस ऊपर से नीचे हमें कटा देना है। यहाँ से देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक उसी प्रकार से ये 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब ऊपर में देखिए क्या क्या बचा दोस्तों? इसको अगर एक बार मैं लिख लूँ तो ये हमारा बचेगा देखिए 9 × 8 × 75, और ये हो जाएगा दोस्तों बटे में 100, ठीक है। ये हो गया बटे में 100, और ये हो जाएगा देखिए 25 × 75, ये हो जाएगा दोस्तों 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूने 8। देखिए हमें कुछ नहीं करना, बस ऊपर से नीचे कटा देना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 दूने 6, और ये 6 निया 54, कितना हो गया? 6 निया 54%। अब देखिए कई बच्चे अगर ऑप्शन में 54% दिया होता तो यही 54% को आंसर करके आ जाते हैं, ठीक है। ये 54% हमारा आंसर नहीं होगा, आप क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। ये 54 हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए उस वस्तु का प्राइस पहले कितना था? पहले 100 रुपये था, उसके बाद उसको हमने 54 रुपये में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का हमें छूट देना पड़ेगा दोस्तों? हमें देना पड़ेगा 46% का छूट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 46%। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? तो देखिए आपका कथन से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपका जो ये अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया, हैमिल्टन हो गया, इन सभी ने कुछ ना कुछ कथन दिया गया है। आपका जीन पियाजे हो गया, ठीक है, वाइगोस्की हो गया, इन सभी ने जो कथन दिया गया है उस कथन को बिल्कुल पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए दोस्तों, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसने दिया? तो यह कथन दिया दोस्तों प्लेटो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 15। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ।
इसीलिए हम आज टोटल 15 क्वेश्चन ही देखेंगे। अगले का 15 क्वेश्चन हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या चीज़ दिया है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या हम उपलब्धि कहेंगे, या फिर हम रुचि कहेंगे, या फिर हम अभिप्रेरणा कहेंगे, या फिर हम सीखना कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सीखना कहेंगे। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सीखना क्या है दोस्तों, एक व्यापक है, ठीक है, यह एक व्यापक है, सतत है, ठीक है, यह एक व्यापक है, सतत है एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, ठीक है। सीखना जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को भी लाइक करते रहें। इसके साथ ही सभी ग्रुप में सभी स्टूडेंट को हमारा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम टीचर भर्ती का मैथ्स के न्यूमेरिकल का, मैथ्स के पेडागोजी का, साइंस का हम पूरा डिटेल में तैयारी करा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो को आप ज़रूरतमंदों को बिल्कुल शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक और नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।